हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ये लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां पर आर्टिकल 35 से 51 जानेंगे, जो कि हमारा पार्ट 4 में आता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम एज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने दिया है कि पार्ट 4 डीपीएसपी जो है वो हमारे आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं। हमने बोला आर्टिकल 36 से 51। सबसे पहले व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, ये क्या होते हैं। तो एक्चुअली ये पहला पार्ट है, पहला पॉइंट है कि एक्चुअली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और एक्चुअली वो किससे इंस्पायर्ड है, तो हमारा आयरलैंड से इंस्पायर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से डीपीएसपी इंस्पायर्ड है, मतलब वहीं से लिया गया है। They were borrowed from the DP of social policy। मतलब एक्चुअली ये तो सोशल पॉलिसी था इन द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बट हमने कुछ चेंजेस करके इसका क्या नाम रखा, डीपीएसपी, विच मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आवर कंट्री, बट इन आयरलैंड देयर इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी। नाउ अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो एक्चुअली वेलफेयर स्टेट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपको वेलफेयर स्टेट के लिए। लेकिन हाँ, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, मतलब अगर आपका डीपीएस में राइट है, कुछ लिखा हुआ है, तो अगर वो उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो एक ये भी चीज़ है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, बट ये इंपॉर्टेंट दिलाता है फॉर वेलफेयर स्टेट। एक तरीके से फंडामेंटल द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में होता है, लेकिन इसमें कोई ये मतलब ये अप टू द पार्टी और अप टू द गवर्नमेंट है कि वो इस पे लॉ बनाना चाहता है कि नहीं, इसको वो लागू करना चाहता है कि नहीं। ये सब चीज अप टू द गवर्नमेंट है, वो चाहे तो करे व ना चाहे तो ना करे, कोई भी इसमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, ये चीज के बारे में था। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई देम वेल मेकिंग लॉस। ये स्टेट का ड्यूटी है कि इसको अप्लाई करे। ठीक है, ये बस एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे डीपीएसपी में। इसका नेचर क्या है, तो वही चीज है कि ये लीगली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट नहीं है। कोर्ट कैनॉट फोर्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट देम, दे गाइड द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। बस यही एज अ गाइडेंस फॉर द स्टेट कि हमको कैसे पॉलिसी बनाना चाहिए, और ये कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स भी करते हैं। तो ये एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि डीपीएसपी में क्या है। और एक बात और है कि ये डीपीएसपी जो है हमको नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट रीजन को बोला गया, और इम्पोर्टेंट चीज की आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और साथ ही में ये भी कि डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट जो हम बात कर चुके हैं, वो दोनों साथ मिलके फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ओके, ये एम करता है कि स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव इट्स गोल। ओके, एंड 60 पार्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब एक तरीके बहन है फंडामेंटल राइट्स की। भले फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, बट दिस इज नॉट एट ऑल इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। तो ये सब चीजें थी। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी आती हैं, 3 मेन प्रिंसिपल्स होती हैं, सोशलिस्ट, फिर उसके बाद आपको देखिए गांधीयन और लिबरल। बट ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में डील करेंगे। सबसे पहले हम डीपीएसपी हमने देख लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया कि ये क्या है, इसका नेचर क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख लिया। नाउ हम बात करेंगे आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 एक्चुअली डिफाइन करता है हमारे को स्टेट का डिफिनेशन, जो हम आर्टिकल 12 में भी बोले थे, बताए थे। व्हाट इज सेज, तो वर्ड स्टेट इन पार्ट 4 हैज द सेम मीनिंग एज इन आर्टिकल 12। उसमें क्या था कि स्टेट में इंक्लूड करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेचर भी आपको यहाँ पर आ जाता है, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, चीफ अदर अथॉरिटीज भी आता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अदर अथॉरिटीज के बारे में हमने नहीं बताया। तो एक्चुअली आर्टिकल 36 में क्या है भाई, क्योंकि पार्ट 4 में आता है, स्टेट का मीनिंग बताया हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करे इसमें स्टेट में डिफाइन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट भी, पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी, जिसमें विधानसभा विधान परिषद आता है,
लोकल अथॉरिटीज मतलब वही म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। अदर अथॉरिटी इट इज अ क्वेश्चन कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आ जाता है। तो जैसे कि आपको प्राइवेट स्कूल्स हो गए, ठीक है, तो अब बहुत क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये हमारे अदर अथॉरिटीज में है कि नहीं है। तो बहुत सारे केसेस भी हुई हैं इस पे केस में क्या रूल्स लॉ होने चाहिए। तो ये बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द जजेस में वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, डिसीजन होता है, जजमेंट होता है उस चीज को लेके। तो ऑफको अदर अथॉरिटीज चाहे वो प्राइवेट हो या कुछ भी बोला जाता है कि हर और होता है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अदर अथॉरिटीज में वो चीज आते हैं कि नहीं आते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो व्हेनेवर डीपीएस पे मेंशन स्टेट, ये सारे के सारे ऑल दिस अथॉरिटीज इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 36 वही है जो आर्टिकल 12 था। अब नाउ आर्टिकल 37 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। ये 36 37 डीपीएसपी का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि पहला स्टेट को डिफाइन करेगा, और 37 जो आपको बताया कि क्या क्या डीपीएसपी में एप्लीकेशन कैसे किया जाए, तो ये बताएगा। 38 से मेनली स्टार्ट होता है। तो पहले डीपीएस पे जो होते हैं वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, वो फंडामेंटल होते हैं गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में। फंडामेंटल गवर्नेंस, व्हाट मीन बाय दिस वर्ड, इसमें ये कि हमारे को जो स्टेट, हमारा जो स्टेट होगा, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसका ये अधिकार है, उसका ये कि वो कंट्री को गवर्नेंस करे, फंडामेंटल इसको रख के, बट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। मतलब वही चीज है कि गवर्नमेंट का मन करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई देम व्हाइल मेकिंग लॉस। ओके, तो ये चीज था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट यही है कि अल्दो कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स डीपीएस पे, गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम। भले कोर्ट इन्फोर्स नहीं करता है डीपीएस पे, लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए, इस सब चीज को फॉलो करना चाहिए। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और 36 37 में बात किया। नाउ अब हम आते हैं आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 सेज दैट अबाउट सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, कि सोशल ऑर्डर मेंटेन रखे, किस लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, तो स्टेट शुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, द स्टेट शुड रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी खत्म करे, सोशल जस्टिस को इंश्योर करे, इकोनॉमिक जस्टिस को, पॉलिटिकल जस्टिस को, इनकम का जो इनइक्वालिटी है कि कोई लोग बहुत कमा रहे हैं, कोई लोग बहुत कम कमा रहे हैं, कोई गरीबी रेखा के नीचे, तो ये सब चीजें मेंटेन करने का किसका अधिकार है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को करना है। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज, ये सब चीजें हमारे को दी गई है कि एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो ये सब करना पड़ेगा। अब ये जो ये एड ऑन हुई है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में एड ऑन हुई है, ताकि इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए। याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में ये एड ऑन हुई है। इसके कीवर्ड्स हमने देखा कि हमको वेलफेयर स्टेट बनाना है, हमको सामाजिक में न्याय, समाज में न्याय होना चाहिए, कोई गलती करे तो उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, को ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास कुछ खाने को भी, खाने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं, बेसिक चीज तो सबके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस विच मीन्स अगर कोई भी आना चाहता है पॉलिटिक्स में, तो उसमें भी जस्ट न्याय हो, ठीक है। ये सब चीजें के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये स्टेट को मेंटेन करना चाहिए, बट इसमें से कुछ भी मेंटेन हो रहा है या ना हो रहा है, वो तो हम सब अवेयर है इस चीज को लेके। अभी भी इकोनॉमिक इनजस्टिस बहुत ज्यादा है, सोशल इनजस्टिस भी है, और पॉलिटिकल इनजस्टिस तो है ही। तो याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज के रिगार्डिंग हमारा अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ये सारी चीजें जोड़ी गई थी हमारे आर्टिकल 38 में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे डीपीएसपी में। पहला आपको ये स्टेट इंश्योर क्या क्या करेगा, पहला कि मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट टू लाइवलीहुड, विच मीन कि भाई चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों का इक्वल राइट है जीवन जीने का। बी में आपका आता है मेटेरियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटर कॉमन गुड, जो मेटेरियल रिसोर्सेज होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सबको इक्वली रिसोर्स जितना चाहिए उतना यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप के पास हर अनगिनत रिसोर्सेज है, एक ग्रुप के पास कुछ है ही नहीं। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक ग्रुप बहुत अमीर है, उसके पास खाने के लिए, रहने के लिए, उसके पास इतना
बहुत प्लॉट्स है, उनके पास बहुत ज़मीन है, वो अच्छे से रह पा रहे, बट एक ऐसा आदमी जिसके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, वो रोड पे ऐसे ऐसे ही रह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनको भी ऊपर उठाना, अपलिफ्टमेंट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट इज़ नॉट वर्किंग टुडे। अभी भी देख रहे सब चीज़ हो ही रही है। आई होप सो समय बीतते-बीतते धीरे-धीरे चेंजेस आएँ। तो हमने देखा मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट टू लाइवलीहुड और मेटेड रिसोर्स से भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए फॉर द कॉमन गुड। नाउ सी में आता है वेल्थ शुड नॉट बिकम कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड। आई हैव सेड ऑलरेडी दिस एन एग्जांपल, आई हैव टेक वन मोर एग्जांपल, लाइक इन अ वेरी लग्जरी होटल we can see that there's swimming pool, a lot of waters exist, but in many places in our country, in our India, they had some of the people who were very poor, they do not have to drink water, they do not have to for cooking. So you can see the word difference between the poor peoples and rich peoples. So here we say wealth should not become a concentrated in few hands. So it is a duty for the government to take care for that and make policies and many things that would be beneficial for that group of peoples for upliftment. So equal pay for equal work for men and women. There are many work has been exist that the same work has been done by men and women, but man has to given more money because their mentality has to be done that men do more works as compared to women. That's the reason they give less money to the women. So it is not the things we say that no, if if they're working equally, so you have to pay also equally. So equal pay for equal work for both men and women. Workers' health instance should be not be abused. Like when we talk about not be abused, which means that there is a limit. Like you have to only work on 8 hours. In office, it also be says, but it says that you don't have to like workers like a beggar, like you do 24 hours, you have to 15 hours of work. No, you have to maintain their health as well. If in a factory worker, if many workers have been working there, so you also have to give some facilities that bringing their status and they're able to live life peacefully, not like in a very harsh situation. The workers' health and strength should not be abused. There says children should develop in healthy condition with dignity and protection against exploitation. So the same thing has been given here that children's health is also very important. And we do not have to exploit their, if you like in a trafficking we do it and in a child labor we do it. So as in article 3023 we have said about that thing. So the same thing has been given here. तो हमने इसमें जाना इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 39 में कुछ प्रिंसिपल्स है ऑफ पॉलिसी जो होनी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट इक्वल रिमेशन लाइक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन child labor laws which I have told already that 14 years of age child is not working in factories and hazardous situations. The children who are the less the 14 years only work in like their own family business and not like in that way hazardous situation. Okay, so there is the laws has been taken care and the labor welfare laws is to be done. If labor working, so you have so given not exceed from the 10 hours 12 hours, not we do like that, and you also give some facilities to live a life peacefully. तो इसमें कीवर्ड्स भी कुछ कुछ दिए हुए हैं पहला इक्वल लाइवलीहुड इक्वल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ चाइल्ड वेलफेयर एंड वर्कर्स प्रोटेक्शन दैट इज गिवन इन आर्टिकल 39. आई होप सो 36 37 38 39 आर क्लियर टू यू. नाउ अब बात करें 39A भी है इसमें. ये जो 39A है पहले नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ हमारा 1976 में तब जाके ये एड ऑन हुआ जहां पर बताया जाता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, विच मीन बाई कि अगर कोई पर्सन है उसको न्याय चाहिए तो उनको फ्री लीगल एड, विच में अगर उनके पास पैसे नहीं है कि वो एक लॉयर खरीद सके तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा ऐसे लॉयर्स जो गवर्नमेंटल लॉयर्स होंगे और बिकॉज दे नॉट हैव ईच मनी टू पे देम, तो गवर्नमेंट ही फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स. तो ये आपको आर्टिकल 39A में दिया हुआ है जो एड ऑन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जो क्या प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस फॉर एवरीवन, फ्री लीगल एड फॉर पुअर पीपल, जस्टिस शुड नॉट बी डिनाइड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. जस्टिस न्याय कभी भी मना नहीं होना चाहिए, अगर वो गरीब है तो ऐसा नहीं उसको न्याय नहीं मिलेगा.
तो इम्प्लीमेंटेड थ्रू कहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज if you are law students you have to know these things. लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में हुआ था, एक एक्ट है जहाँ पे ये एड ऑन हुआ था। यहाँ पर नासा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यहाँ से एक तरीके से लिया गया था, इम्प्लीमेंटेड थ्रू। कीवर्ड्स वही है कि फ्री लीगल एड होना चाहिए, इक्वल जस्टिस एंड एक्सेस टू कोर्ट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि गरीब है तो उसको नहीं मिलेगा या अमीर है तो इसी को मिलेगा, दैट नॉट द थिंग एट ऑल। तो 39A हमारे को समझ में आया। नाउ अब बात करते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आपको पता है कि अब विलेज पंचायत हमारा डीपीएस में भी तो है अभी भी, लेकिन हमारा पता है एक तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नो दैट। तो आर्टिकल 40 में हमने देखा विलेज पंचायत के बारे में। तो इसमें नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 40 जो हमारी बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो हमारा एक तरीके आपको ये दिया हुआ है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स सब में डिस्कस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए विलेज पंचायत। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग, कौन सा इंडिया के स्टेट में सबसे पहले हमारे को विलेज पंचायत स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट में। अगर नहीं पता है तो दैट आंसर इज हमारा राजस्थान। ओके, तो अब हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इसमें यही ऑब्जेक्टिव है कि प्रोमोट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट विलेज लेवल। ठीक है, जो रिलेटेड अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट 1992। कीवर्ड से पंचायत राज, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट एंड विलेज डेमोक्रेसी। तो ये आपका आर्टिकल 40 में आता है। नाउ अब हम बात करेंगे आर्टिकल 41, जहां पर हमको राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस के बारे में बात होता है। ये क्या है, राइट टू वर्क, व्हाट यू मीन बाय दैट, कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने चाहिए, जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट हो, सबको नौकरी मिले। द स्टेट टू प्रोवाइड सच इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी। तो ये सब चीजों में उनको कुछ पॉलिसीज बनाना होगा, उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने होंगे। ओके, तो और उनको काम भी देना होगा, एजुकेशन भी देना होगा, पब्लिक असिस्टेंस ये देने पड़ेगा। नोट में देख लेते हैं क्या है कि दे डिपेंड अपॉन स्टेट इकोनॉमिक कैपेसिटी। तो ये सब चीजें हमको देखा, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी। तो ये आपका आर्टिकल 41 के बारे में था। ना आर्टिकल 42 देख लेते हैं। तो इसमें एक तरीके जस्ट एंड ह्यूमन इन कंडीशन वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, मतलब एक ह्यूमन कंडीशंस के बारे में बात किया है। जैसे मेटर्निटी रिलीफ में आपको कितने दिन के लिए आपको रिलीफ दिया जाता है, कितने इसमें वीक्स होते हैं। तो वीक्स में आपको बताते हैं, तो इसमें दिया हुआ मेटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2070 में यहाँ पर आपको 26 वीक्स के लिए आपको मिला है। एक तरीके से अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें एक तरीके से दिया गया, ये राइट है, जहाँ पर आपको 26 वीक्स के दिया जाता है। मेटर्निटी रिलीफ द स्टेट शुड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, इंश्योर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, इंसानी तरीके से, उनको जानवर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। प्रोवाइड मेटर्निटी रिलीफ है ना, जैसे कि आपको मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो हमारा है वही 26 वीक्स का। लेबर कोड्स, अब यहाँ कीवर्ड्स है कि क्या है भाई, क्या क्या दिया गया इसमें, सेफ वर्क प्लेस, मेटर्निटी रिलीफ बेनिफिट एंड वर्कर वेलफेयर। ना बात करेंगे आर्टिकल 43, जो लिविंग वेज, मतलब स्टेट इंश्योर करना चाहिए लिविंग वेज। वही है कि भाई हमारे जो वर्कर्स है उनके लिविंग वेज होने चाहिए और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए। ओके, चाहे वो कोई भी सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटीज में कैसे लीजर रहता है। और यहाँ प्रमोट क्या हो रहा चाहिए, यहाँ पर एक चीज है कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज में दिया हुआ है। कॉटेज इंडस्ट्रीज और रूरल इंडस्ट्रीज भी आपको प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो वर्कर्स होते हैं, बहुत काम होते हैं, दैट इज रीजन। मिनिमम वेज तो होने ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं मतलब मिलना चाहिए। सर्वाइवल, ऐसा नहीं इनफ ओनली फॉर सर्वाइवल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे खासे होने चाहिए, मतलब लिविंग वेज होने चाहिए, इसे वो कहते हैं। मिनिमम वेज नहीं होना, लिविंग वेज होना चाहिए, ताकि वो फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन, एनीथिंग लाइक दैट वो कर पाए। ओके, तो इम्पोर्टेंट चीज है आपको कि लिविंग वेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड डिसेंट लाइफ आर प्रेजेंट इन आर्टिकल 43। ना 43A जो है हमको वर्कर्स का पार्टिसिपेशन दिखता है मैनेजमेंट में। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, वर्कर्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे
कि इंडस्ट्री को मैनेजमेंट करने का। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमारा जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वो बढ़े, एम्प्लॉय वर्कर का कंडीशन भी अच्छा हो। 43B में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो आपको एडेड है कॉन्स्टिट्यूशन 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में, जो प्रमोट करता है वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्जाम्पल लाइक डेयरी कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट सोसाइटीज, फॉर्मल को, मतलब एक साथ काम करने के लिए इसमें आपको जागरूक किया गया है। तो ये आपको 43A में दिया हुआ है। 44 में आपको यूसीसी दिया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन राइजेस कि क्या अभी इस टाइम क्या इंडिया में जो स्टेट्स है, क्या अभी यूसीसी कोई भी स्टेट में लागू हुआ है? द आंसर इज यस, हुआ है। तो अभी इस टाइम में आपको दिख रहा है उत्तराखंड, गुजरात, असम एंड मध्य प्रदेश, और गोवा में भी हुआ हुआ है, जो कि हिस्टोरिकल फॉलोड गवर्नमेंट सिविल कोड हुआ था पोर्तुगीज कॉलोनी रूल से। तो ये एक तरीके से हमको दिया हुआ है कि अभी इतने स्टेट्स में आपको दिख रहे हैं कि यूसीसी फॉलो हो रहा है, हमारा उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और प्लस गोवा। तो यहाँ पर आपका आता है 5। ठीक है, अब आई होप सो और भी स्टेट में यूसीसी। अब यूसीसी है क्या, पहले ये बात करते हैं। तो एक्चुअली यूसीसी एक स्टेट शुड ट्राई टू स्टैब्लिश यूनिफॉर्म। ये मतलब ये होता है कि जैसे हमारा हिंदू लॉ होता है, मुस्लिम लॉ होता है, इसमें मैरिज का बहुत सारे एक्ट होते हैं, वैसे है कि भाई कोई रिलीजन से डिवाइड ना हो, एक कोड हो जो सब पे लागू हो। ठीक है, तो वही है कि पर्सनल लॉज नहीं होने चाहिए, तो रिलेटिव मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन। इसका मतलब बताना आई होप सो जरूरी नहीं है, पर बताते हैं। विवाह, डिवोर्स मतलब तलाक, अडॉप्शन मतलब गोद लेना, इनहेरिटेंस मतलब जो आपका जमीन जायदाद या जो पुरानी चीजें थी, सक्सेशन सक्सीडेड बाई, लाइक हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है। इनहेरिटेंस तो पता है कि क्या है, लेकिन मतलब वही प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका चीज है। तो ये चीज एक्चुअली कॉमन सिविल लॉ में होनी चाहिए। तो ये चीज आपका है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डीपीएसपी में है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये जरूरी नहीं है, बट हाँ ये गवर्नमेंट का रूल है किसको करवाना। ओके, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45 जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में बात करता है। 1950 में ओरिजिनल प्रोविजन इसका आया था, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोलता है कि 14 इयर्स तक जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए बाय द गवर्नमेंट। बट दिस इज अ हमारा डीपीएसपी में आता है, बट हम जानते हैं अब कंपल्सरी हो गया है कि अप टू 14 इयर्स ऑफ एज सबको एजुकेशन मिलने ही मिलनी चाहिए। 86 अमेंडमेंट 2 में आया था, जब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। और कब, अब बताइए जो राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है? 20, यस 21A। राइट टू लाइफ के बाद आपको 21A में आपको मिलता है, उसको आंगनबाड़ी सिस्टम भी कहते हैं। यस, अब आर्टिकल 46 में आपको एजुकेशन प्रमोट देखना है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, द सेम सेट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ क्या एससी एसटी अदर वीकर सेक्शन का जो भी आपको फैसिलिटीज देना है या पॉलिसीज बनाना है, तो वो आपको देखना होगा। ये प्रोटेक्ट करेगा क्या चीज से? सोशल जस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो चीजें जो पहले से होती आ रही हैं सबको स्टॉप करना है। तो इसके बारे में बात किया गया है हमको आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 आपका ड्यूटी बताता है स्टेट का, ताकि न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ मेंटेन रहे। मतलब हेल्थ हेल्थ के बारे में बताया, खान पीन के बारे में बात हुआ है कि पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्टैंड ऑफ लिविंग होने चाहिए। और हमको कोई भी तरह इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड हार्मफुल ड्रग जो हो रहे हैं एक्सेप्ट है मेडिकल पर्पज के लिए, वो सारी चीज को बैन और खत्म करना है। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। 48 में आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पे है कि स्टेट को मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर तो यूज करना है और इम्प्रूव भी करना है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब प्रिजर्व करना है ब्रीड, जैसे कि जो स्लॉटर ऑफ काउस होता है उसको रोकना है, काफ्स को होता है उसको रोकना है, या कोई भी अदर मिल्स एंड रॉड कैटल सबको रोकना है। बट क्या रुक रही है? नहीं रुक रही है। और क्या ये एप्लीकेबल बाय द कोर्ट है? ऑफकोर्स कोर्ट के द्वारा भी एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज दिस इज अ डीपीएसपी। तो ये के बारे में हमने बात किया। 48A में आपको प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में बात होता है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में आया था। इसमें स्टेट क्या कहता है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखो, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव रखो, सेफ गार्ड्स भी आपको दिए हुए हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की है। अब इसमें क्या है कि एक्चुअली हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है। देख लीजिए जाके कितने पोल्यूशन है हमारे दिल्ली में, हमारे बिग सिटीज में, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। बट ये तो है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है तो कुछ कुछ एप्लीकेबल हो जाता है, बट दिस वर्ड इज इन डीपीएसपी। इट इज द वर्क, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू दैट, टू मेक अ लॉ ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग।
अब बात करते हैं आर्टिकल 49 में, जहाँ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि मॉन्यूमेंट्स हमारे को प्रोटेक्ट करना है, प्लेसेस जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, एंशिएंट बिल्डिंग हो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो, ताकि हमारा जो एक कल्चर हेरिटेज है उसको प्रिजर्व रहे। आर्टिकल 50 में आपको एक सेपरेशन दिया गया है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। स्टेट को सेपरेट करना है वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। क्यों? बिकॉज अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दोनों साथ में हो गए तो हम न्याय क्या लेंगे कहाँ से लेंगे? सो दैट रीजन वो अलग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए फेयर जस्टिस के लिए, ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो एग्जीक्यूटिव का। ओके अब आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। स्टेट को प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल पीस, शांति होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए नेचर के बीच, नेशंस के बीच में, अलग अलग नेशन के बीच में। इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुली हमको सेटल करने चाहिए। तो ये सब चीजें भी क्या है हमारे डीपीएसपी में आती हैं। आर्टिकल 51 एक वन रिवीजन में देख लेते हैं। हमारे 36 में हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखा, 37 डीपीएसपी लाइक नॉट इन्फोर्सेबल बट इन फंडामेंटल गवर्नेंस। 38 में प्रमोट वेलफेयर रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 39 में इक्वल लाइवलीहुड इक्वल पे। ओके 39 ए में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 में ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। 41 में राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। 42 में ह्यूमन एंड वर्क कंडीशन मेटर्निटी रिलीफ, ऑफ कोर्स फॉर हाउ मच वीक 26 वीक्स। 43 में आपको लिविंग वेज एंड प्रमोशन कॉट इंडस्ट्रीज। 43 वर्कर्स पार्टिसिपेशन। 43 बी में प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 44 यूसीसी। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड 46 प्रमोट एजुकेशन for this SC, ST, everything. Improve rotation 47, 48 improve modern agriculture and animal husbandry, 48 8 protect the environment, forest and wildlife, 49 protect monuments of national importance, 50 separate the judiciary from the executive and 51 promote international peace and respect for international law. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बात करेंगे जो हम बात कर चुके, बड़ी बार रिपीट करेंगे कि पार्ट 4 में हमारे आते हैं डीपीएसपी। ये नॉन जस्टिएबल मतलब कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स होते हैं। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये एम करता है कि एक वेलफेयर स्टेट बने। ये बॉर्डर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 48 ए ये एडेड हुए फ्रॉम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 43 ए, 48 ए एंड 39 ए कहाँ से? 42nd में 1976 में। आर्टिकल 43 बी जो है वो आपका एड हुई है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। आर्टिकल 45 हमारे को रिवाइज हुए थे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, जो राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब उसके बाद जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था आर्टिकल 21 ए उसके बाद। ओके आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। कुछ अमेंडमेंट्स के बारे रिपीट किए हुए हैं हम, जैसे कि 42nd में 1976 में क्या है 39 ए, 43 ए, 48 ए, 44 अमेंडमेंट 1978 स्ट्रेंथन आर्टिकल हुआ था। आर्टिकल 38 में रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज जो 73rd अमेंडमेंट 1982 में आया था, तो इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ से हमने ये से समझा कि जो हम बात कर चुके हमारे अमेंडमेंट्स हमको रिपीट करना है, क्योंकि अगर हम इसको याद नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। इसलिए हमको जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो याद करना है, क्या क्या चीजें हैं डीपीएसपी में आती है वो ध्यान में हमें रखना है। सो आज के लिए इतना ही, बट बिफोर गोइंग दैट थोड़े चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं कि डीपीएसपी जो है उसका व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट नेगेटिव नेचर होता है, मतलब वो रोकता है कि ये चीज नहीं होना चाहिए तभी हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट होगा। डीपीएसपी पॉजिटिव है कि हमें करना चाहिए। फंडामेंटल राइट जस्टिएबल विच मीन्स कि ये आपको कोर्ट के द्वारा मतलब कोर्ट से इन्फोर्सेबल होगा, बट डीपीएसपी नहीं है, मतलब इन्फोर्सेबल नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट। फंडामेंटल राइट प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, बट डीपीएसपी वेलफेयर को प्रमोट करता है फॉर द कम्युनिटी। फंडामेंटल राइट स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करता है और डीपीएसपी स्टैब्लिश सोशल डेमोक्रेसी करता है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर थे, तो हमें जाना हमारे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हमें जाना, तो बहुत अच्छे से जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।